नमस्कार, मैं अनंत विश्वेन सिंह। आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच एक नैरेटिव यह बनाने की कोशिश हो रही है, बल्कि यह नैरेटिव बना ही दिया गया है कि रूस को यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके उसने गलत किया है। एक कमज़ोर देश पर कब्जा करने की कोशिश रूस कर रहा है। हमको जानना चाहिए कि वास्तव में यह जो हमको बताया जा रहा है यह पूरा सच नहीं है। पूरा सच जानने के लिए आपको ये वीडियो ध्यान से पूरा देखना होगा। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि यूक्रेन और रूस के बीच आखिर विवाद इतना क्यों बढ़ गया कि रूस ने यूक्रेन पर सैनिक हमला कर दिया और अब यह युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता लग रहा है। आइए 2012 से सिलसिलेवार इसको समझते हैं। आखिर हुआ क्या? तारीख थी 15 दिसंबर, वर्ष था 1991। यूएसएसआर अपनी वामपंथी कम्युनिस्ट नीतियों के कारण बिखरकर 15 देशों में बंट गया था। इसके साथ ही अमेरिका और रशिया के बीच चल रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया था। अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बनकर पूरे विश्व में स्थापित हो गया था। यूएसएसआर के टूटने से केवल 7 दिन पहले उनमें से नए बनने वाले 12 देश, जिनमें रूस, बेलारूस के साथ ही यूक्रेन भी शामिल था, इन्होंने मिलकर 8 दिसंबर 1991 को एक संस्था का गठन किया जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसे शॉर्ट में CIS कहते हैं। इस CIS को आप वीडियो के अंत तक याद रखिए, क्योंकि वर्तमान झगड़े की जड़ में 3 चीज़ें हैं। एक रूसी भाषा, दूसरा ये CIS और तीसरा नेटो। जब 7 मई 2012 को व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बिना समय गंवाए CIS को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास शुरू कर दिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुतिन के जीवन का बड़ा हिस्सा KGB में काम करते हुए बीता है। KGB यानी रूस की वही खूंखार जासूसी एजेंसी जिसने एक ज़माने में अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया था। KGB के अपने अनुभव से पुतिन जानते थे कि भविष्य में अमेरिका के दबावों से बचना है तो CIS को मजबूत करना होगा। इसका मतलब है जो 12 देश हैं इन्हें आपस में मजबूती से एक साथ खड़ा रखना होगा, इन्हें अपने हित सुरक्षित करने होंगे। पुतिन की यह धारणा तब और मजबूत हुई जब यूक्रेन CIS के चार्टर को मानने में आनाकानी करने लगा और नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाने की कोशिशें करने लगा। अब ये नेटो क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। नेटो एक सैनिक संगठन है जिसका गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद USSR के विरोध में ही 28 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन देशों ने मिलकर किया था, जिसका नेतृत्व आज भी USA करता है, यानी मोटे तौर पर हम कह लें तो अमेरिका करता है। नेटो सदस्य देशों में से किसी एक सदस्य पर भी यदि कोई गैर नेटो देश हमला करता है, सैनिक हमला करता है, तो नेटो की संयुक्त सेना उस गैर नेटो देश से युद्ध करती है, उसका मुकाबला करती है। नक्शे में आप देखिए यूक्रेन और रूस की सीमाएं एक दूसरे से कैसे मिलती हैं, ये नक्शे में आपको ध्यान में आएगा। ऐसे में यूक्रेन के नेटो के साथ जाने का सीधा मतलब है कि उसका रूस के विरोधी गुट में जाना। इसका मतलब है रूस की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाना, क्योंकि पुतिन का मानना है कि यूक्रेन के नेटो में शामिल होते ही अमेरिका अपनी मिसाइलें यूक्रेन रशिया बॉर्डर पर तैनात कर देगा। इस स्थिति को रशिया कभी स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए वह यूक्रेन का नेटो में जाने का विरोध करता है। दूसरी ओर यह समझना होगा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कभी भी यूक्रेन को अलग देश नहीं माना। इसका कारण ऐतिहासिक है और थोड़ा इमोशनल भी है। दरअसल मूल रूस, जिसे हम रूस कहते हैं, और जो विखंडित हो गया वो USSR, इन रूस और USS का निर्माण आज के यूक्रेन की राजधानी, जो आज का यूक्रेन है उसकी राजधानी जो है वो कीव से शुरू हुआ था। यानी कीव से ही रूस और USSR का बनना शुरू हुआ था। इसलिए रूस के लोग
यूक्रेन को कभी अलग देश के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि यूक्रेन एक देश के रूप में रहना चाहता है तो वो CIS का सदस्य बनकर रहे, नेटो के साथ न जाए। पुतिन सहित रूस की बड़ी राष्ट्रवादी जनसंख्या यूक्रेन को आज भी छोटा रूस कहती है। अब देखिए, एक तरफ रूस का यूक्रेन से यह भावुक लगाव, दूसरी ओर यूक्रेन के नेटो देशों के साथ जाने की जबरदस्त जिद। इसके अलावा यूक्रेन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी रूस को समय समय पर चिढ़ाने में। कैसे? आइए समझते हैं ये उसने कैसे किया। यूक्रेन की कुल आबादी का केवल 20% हिस्सा ही यूक्रेनियन भाषा बोलता है। कितने? केवल 20%। 60% आबादी रूसी और यूक्रेनियन दोनों बोलती हैं। इनकी फर्स्ट लैंग्वेज रूसी है। और पूर्वी यूक्रेन की 20% आबादी केवल रशियन बोलती है। ये बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। 1991 में यूक्रेन बनने के बाद वहां की राष्ट्रीय भाषा यूक्रेनियन घोषित की गई। इसका भारी विरोध हुआ, जो होना ही था। विरोध होने पर कुछ समय बाद रशियन भाषा को सेकंड लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा के रूप में स्थापित किया गया कि रशियन लैंग्वेज जो है, रशियन भाषा यूक्रेन की दूसरी भाषा होगी, सेकंड लैंग्वेज होगी। लेकिन थोड़े दिन बाद, थोड़ा समय बीता तो यूक्रेन का नेटो से लगाव अधिक हुआ। माने यूक्रेन नेटो के पास कुछ आगे बढ़ के गया, कुछ ज़्यादा उसका लगाव बढ़ा, तो रशियन भाषा के दूसरी भाषा का दर्जा वहाँ पर समाप्त कर दिया गया। इसका सीधा मतलब था बिग बॉस रूस को सीधी चुनौती, कर लो, क्या करोगे। जब यूक्रेन के इस कदम का रशियन भाषियों ने विरोध किया तो उनका कड़ाई से इतना दमन किया गया कि रूस में इस दमन की तुलना नाजियों के अत्याचारों से की जाने लगी। 2018-19 से यह तनाव लगातार तब और बढ़ता गया जब यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन करने के लिए और तेजी से कदम बढ़ाने शुरू किए और एक प्रकार से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी घोषणा कर दी। इसी बीच कुछ घटनाक्रम और घटे, उसका चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन उसका बेसिक बता देता हूँ कि इस बीच क्या हुआ कि अमेरिका सहित यूरोपीय देश, ये यूरोपीय देश जो हैं वो एक प्रकार से रूस के बिल्कुल थोड़ी दूर के पड़ोसी जैसे हैं। इन सब ने मिलकर रूस को गलती से या कहें या कुछ भ्रमवश 1991 वाला रूस समझकर अनेक प्रकार से डिक्टेट करने की कोशिश शुरू कर दी। माने वो उसको अपने हिसाब से रूस को चलाने की कोशिश की। यूक्रेन को लेकर अनेक बार इनकी आपस में कहासुनी हुई। उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं लगा कि इस बीच पुतिन ने अपनी ताकत ठीक उसी प्रकार बहुत बढ़ा ली जैसे पहले विश्व युद्ध में मार खाने के बाद अपमानित जर्मनी ने चुपके चुपके ही अपनी ताकत बढ़ाई और लगभग 20 वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध छेड़ दिया। यहाँ यह कहा जा सकता है कि अमेरिका पुतिन की पुनः विश्व शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को भांपने में पूरी तरह चूक कर गया। अपनी ताकत का संकेत पुतिन ने 2014 में यूक्रेन के कब्जे वाले क्रीमिया पर कब्जा करके दिया। देखिए, ये क्रीमिया है। इस घटना के समय अमेरिका और यूरोपियन देश कसमसा कर रह गए, कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद भी यूक्रेन की आंखें नहीं खुली और वह रूस को गाहे बगाहे खुली चुनौती देता रहा। मैंने पहले बताया कि 2018-19 से यूक्रेन ने CIS छोड़ने का निर्णय लिया और नेटो में शामिल होने की कोशिशें तेज करने के साथ ही उसने रूसी भाषी नागरिकों का, अपने यहाँ जो उसने यूक्रेन में जो रूसी भाषी नागरिक थे उन पर दमन चक्र भी तेज कर दिया। यह तनाव इतना बड़ा कि रूसी भाषियों की सुरक्षा के नाम पर अभी 21 फरवरी 2022 जो अभी बीती है, को रूस ने यूक्रेन के 2 राज्य जहां अधिकांश रूसी भाषा बोली जाती है, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये दोनों रूस की सीमा से लगते हैं, उन्हें स्वतंत्र देश घोषित करके उन्हें मान्यता भी दे दी। ये हैं ये दोनों नए देश। इस पूरे क्षेत्र को डोनबास कहा जाता है। ऐसा होने पर यूक्रेनियन सेना ने इन दोनों प्रांतों में जबरदस्त दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी।
यूक्रेन की इस कार्रवाई से लोगों, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये कहीं किसी जगह पर बताया नहीं जा रहा। यूक्रेन की इस कार्रवाई से लोगों को बचाने के लिए वहाँ रूसी सेना के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स ने प्रवेश किया, यानी इन दोनों जो नए जो घोषित राज्य हैं इनमें प्रवेश किया। तो यूक्रेनी सेना ने उन्हें मार गिराया। देखिए 24 फरवरी को ये खबर आई थी, आपके सामने है, जिस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। यूक्रेन के अखबारों में ये खबरें छपी। इसके बाद में इसी के जवाब में, वास्तव में इसी के जवाब में रूस ने पूरे यूक्रेन पर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी। ये अनपेक्षित था यूक्रेन के लिए। पूरे यूक्रेन में धमाके शुरू हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर तो जैसे मिसाइलों की बरसात ही कर दी। अब पूरा यूक्रेन तबाही के कगार पर पहुंच गया है। रूस कह रहा है, इस समय रूस कह रहा है कि यूक्रेन की सेना वहां की सत्ता पर कब्जा करके हमारे सामने सरेंडर करे, तभी हम ये हमले बंद करेंगे। यूक्रेन की सेना दमदारी से मुकाबला कर रही है। अमेरिका सहित सभी नेटो के सदस्य देश अपनी सुरक्षा में लग गए हैं कि कहीं रूस हमारे ऊपर हमला न कर दे, और उन्होंने यूक्रेन को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया है। वे कह रहे हैं कि हम हथियार भेज रहे हैं, इन्हें ले लो और तुम लड़ो, तुम्हारे लिए हम नहीं लड़ेंगे। बात बढ़ते बढ़ते अब रूस पर आर्थिक प्रतिबंध तक पहुंच गई है, जिसने परमाणु युद्ध का खतरा पैदा कर दिया है। आर्थिक प्रतिबंध से परमाणु युद्ध कैसे होगा, ये अच्छा प्रश्न है, आपके मन में उठ रहा होगा। बताऊंगा अगले वीडियो में। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।